हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इकोनॉमिक क्लासेस बाय आर.के. सर में। मैं हूं आपका आर.के. सर। आज हम लोग बात करेंगे कि मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि मांग की लोच क्या होती है, यह कैसे काम करती है। तो लोच को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक वस्तु का अपना स्वभाव होता है कि उसकी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। कोई वस्तु में थोड़ी सी कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग की मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। तो कोई वस्तु ऐसी भी हो सकती है जिसकी कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने से या बहुत ज्यादा कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग की मात्रा पर ज्यादा परिवर्तन नहीं पड़ता है। यानी वस्तु अपने स्वभाव के अनुसार उस पर जब दबाव डाला जाता है तो उसमें परिवर्तन होता है, उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। यह लोच है। जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, इसकी कीमत में परिवर्तन होने से अलग असर पड़ेगा। खाद्यान्न, कपड़े, इन पर कीमत में परिवर्तन होने से अलग असर पड़ेगा। उनकी क्वांटिटी की मात्रा पर अलग असर आता है। तो वह वस्तु का स्वभाव और उस पर पड़ने वाला दबाव पर निर्भर करता है। तो लोच हम जानते हैं कि मांग की कीमत लोच के कुछ मुख्य तथ्य हैं जो मांग के नियम से संबंधित हैं। मांग का नियम गुणात्मक कथन होता है जो बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में किस दिशा में परिवर्तन होगा। लेकिन मांग की लोच का कॉन्सेप्ट परिमाणात्मक है यानी मात्रात्मक है। यह बताता है कि क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। कीमत में परिवर्तन होने से कितना, कीमत में परिवर्तन होने से क्वांटिटी में कितना परिवर्तन होगा। दूसरा है मांग का नियम का ढाल जो था, रेखा की ढाल थी, वह ऋणात्मक संबंध का था क्योंकि कीमत और मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है। लेकिन जब मांग की लोच की बात करेंगे तो मांग की लोच धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और तीसरा है कि व्यक्ति की आय और संबंधित वस्तुओं के कीमत में होने वाले परिवर्तन के कारण मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच के द्वारा मापा जा सकता है। यानी व्यक्ति के आय में क्या परिवर्तन हुआ, उससे मांग की लोच क्या हुई। और दूसरा, संबंधित वस्तु की मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ, क्वांटिटी में जो परिवर्तन हुआ, उसको भी हम लोग मांग की लोच के द्वारा माप सकते हैं। ये मुख्य तथ्य हैं। हम लोग इलास्टिसिटी के डिमांड को इस तरह से लिखते हैं, ईडी, स्मॉल ई, और नीचे उसका रहेगा डी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। ये एक्स है, इधर वाई एक्सिस है, इधर हम लोग कीमत को रखते हैं, कीमत यानी पी। इधर हम लोग मात्रा को लेते हैं यानी क्वांटिटी। मांग की लोच बताता है कि यदि इनिशियल प्राइस हमारा ये है और उस पर हम लोग ये क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, एक वस्तु की इस क्वांटिटी को हम लोग डिमांड कर रहे हैं और उसकी कीमत ये है। अब यदि कीमत में कमी हो जाए तो क्या होगा, कीमत में कमी हो जाएगी और नई P1 बन जाता है तो मांग के नियम से क्वांटिटी की डिमांड में वृद्धि हो जाएगी। यानी कीमत कम होने पर, माइनस कम होने को बताता है, कीमत में कमी होने पर क्वांटिटी में वृद्धि हो जा रही है। अब इस दो पॉइंट को हम लोग जोड़ दें
तो हमें डी डी मांग वक्र प्राप्त होगा जिसकी ढाल ऋणात्मक है। ये हमारे इनिशियल पॉइंट का ए और चेंज का बी। तो यहां चेंज इंटू पी और यहां चेंज इंटू क्यू, यानी कीमत में जो परिवर्तन हुआ और जो क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ, इसी परिवर्तन को जब हम लोग मापते हैं तो उसे मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच को मापने के लिए एक सूत्र है, मांग की लोच बराबर वस्तु की मात्रा में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, यानी डेल क्यू बटा क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाई कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, यानी जो वस्तु है उसकी कीमत में जो परिवर्तन हुआ उसका आनुपातिक परिवर्तन। यहां डेल क्यू बटा क्यू कीमत क्वांटिटी में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बताता है और डेल पी बटा पी कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन को बताता है। ऊपर क्वांटिटी नीचे कीमत, और दोनों से 100 गुना रहेगा क्योंकि ये परसेंटेज मेथड का भी काम करता है। यदि इन दोनों को हम लोग इग्नोर करें तो हमारा सूत्र बनता है डेल क्यू बटा क्यू इंटू पी वाई क्यू, सॉरी अब हम लोग इसको देखेंगे, जो हमारा बनेगा डेल पी बटा पी। 100 कैंसिल हो गया तो इसे इस तरह से अरेंज करेंगे हम लोग, डेल पी इक्वल टू डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी वाई क्यू। हमारा इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू। तो हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी डिमांड, जो ग्राफ हम लोगों ने देखा, किसका ये आता है डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी बाई क्यू। चूंकि मांग और कीमत में प्राइस इनवर्स रिलेटेड टू क्वांटिटी, कीमत और मांग की मात्रा में या मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए यहां पर हम लोग माइनस का सिंबल ऐड कर सकते हैं। इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि यह बताता है कि यह मांग की रेखा की ढाल को बता रहा है कि वह ऋणात्मक है। साथ ही वो बताता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच, प्राइस और क्वांटिटी के बीच इनवर्स रिलेशन है। दोनों में एक सीधा संबंध नहीं है बल्कि विपरीत संबंध है। तो हम लोग ये जान गए कि मांग की कीमत लोच का ग्राफ कैसा बनता है। जब कीमत घटेगी तो मांग की लोच का ग्राफ क्या होगा और उसका सूत्र क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि मांग की डिग्रियां क्या है, वह कितने प्रकार की हैं और वो कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे मांग की लोच की श्रेणियां क्या है, उसकी डिग्री क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्री क्या क्या है। ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला, सापेक्षता लोचदार मांग। लोचदार मांग, सापेक्षता लोचदार मांग का अर्थ होता है कि कीमत में थोड़ी सी कमी आएगी तो मांग की मात्रा में ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। यानी सापेक्षता, मांग की मात्रा जो है ज्यादा मिलेगी कीमत में थोड़ी सी कमी होने के कारण, या इसका उल्टा भी होगा। दूसरा है सापेक्षता बेलोचदार मांग। इसका अर्थ है
कि कीमत में जितना परिवर्तन होगा उससे कम परिवर्तन क्वांटिटी में होगा। कीमत में यदि बहुत ज्यादा भी गिरावट आ जाए तो क्वांटिटी में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। तीसरा है इकाई लोचदार मांग। इसका अर्थ होता है कि कीमत में जितना परिवर्तन होगा, कमी या वृद्धि, उसी के अनुरूप मांग की मात्रा में कमी या वृद्धि होगी। यानी दोनों का अनुपात लगभग एक जैसा होगा, जिसके कारण इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू 1 हो जाता है। चौथा है पूर्ण बेलोचदार मांग। यानी कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि हो या बहुत ज्यादा कमी हो, उसका कोई भी प्रभाव क्वांटिटी पर नहीं होगा। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, यानी डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ना है। और पांचवा है पूर्णतः लोचदार मांग या पूर्ण लोचदार मांग। इसको लिखते हैं ईडी इक्वल टू इंफिनिटिव। इसका अर्थ है कि कीमत में नगण्य परिवर्तन होने पर, मतलब नहीं के बराबर परिवर्तन होने पर भी क्वांटिटी में कितना भी परिवर्तन हो सकता है। यानी कीमत अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, लेकिन क्वांटिटी में, डिमांड में कितना भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसा होने के कारण जो मांग की लोच है वह इन्फिनिटिव या अनंत होती है। यहां दो चीजें हैं, लोचदार और बेलोचदार। लोचदार का अर्थ है कीमत के अनुरूप या कीमत के अनुसार मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। अब बेलोचदार का मतलब है कीमत में जो परिवर्तन होगा उससे कम मात्रा में क्वांटिटी में परिवर्तन होगा। यानी पहला में कीमत में थोड़ी सी कमी होगी तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। और जब सापेक्षता बेलोचदार है उसमें कीमत में ज्यादा कमी हो जाए तब भी क्वांटिटी में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, वह कम वृद्धि होगी। इकाई लोचदार में चेंज टू प्राइस, यानी कीमत में जो होने वाली कमी है और क्वांटिटी में होने वाली जो वृद्धि है, डिमांड में जो होने वाली वृद्धि है, वो आपस में लगभग बराबर होता है। पूर्ण बेलोचदार में फिर से एक बार, कीमत में कितना भी वेरिएशन हो जाए, कीमत में कितनी भी कमी या वृद्धि हो जाए, क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0। और पूर्ण लोचदार मांग, इसमें कीमत लगभग स्थिर होता है लेकिन क्वांटिटी में कितना भी परिवर्तन हो सकता है। अब हम एक एक कर सभी का ग्राफ देखेंगे और उसका न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं सापेक्षता लोचदार मांग। मान लेते हैं कि इनिशियल कीमत हमारा P है, शुरुआती कीमत जो हमारा है, आरंभिक कीमत P है। इस P पर उपभोक्ता X वस्तु का Q मात्रा प्राप्त करता है। अब हम परिवर्तन को देखेंगे। यदि कीमत में कमी होती है और यह P1 हो जाता है तो मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन ज्यादा होगा, सापेक्षता ज्यादा होगा। ये Q1, ये हमारा A बिंदु, ये हमारा B बिंदु है। अब इसको हम लोग जब मिलाएंगे इस रेखा को तो हमारा D मांग वक्र बन जाता है। यहां चेंज इनटू P, यहां चेंज इनटू Q को देखेंगे तो कीमत में जो परिवर्तन हो रहा है वो इस लेवल पर है, इतना परिवर्तन हो रहा है। और उससे क्वांटिटी में जो वृद्धि हुई
वो ज्यादा है इस लेवल से यहां तक। अर्थात कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने के कारण क्वांटिटी में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है या उसके सापेक्ष में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। इसे ही सापेक्षता लोचदार मान कहते हैं। इसको हम लोग न्यूमेरिकल से भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारा इनिशियल प्राइस 20 है और जो नया प्राइस है वो 15 है। अब क्वांटिटी जो हमारा इनिशियल था वो 50 था, जो बढ़कर हमारा 80 हो गया। तो उसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के सूत्र के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि सापेक्षता लोचदार मान की इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो उसके पहले हमें चेंज इनटू पी निकालना होता है। इसका अर्थ है कि जो पहले कीमत थी और जो नई कीमत है उसमें अंतर को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि चेंज टू पी को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो चेंज इनटू पी को P1 माइनस पी, यानी जो नई कीमत है, नई कीमत हमारे 15 है और जो प्रारंभिक कीमत है वो 20 है, तो हम लोग -5 प्राप्त किए। अब चेंज टू पी से क्या निकलता है Q1 माइनस Q। तो हमारा नया जो क्वांटिटी है वह 80 है और जो प्रारंभिक क्वांटिटी है वह 50 है, यानी 30। अब इसे हम सूत्र पे पुट करेंगे, सूत्र में बैठाएंगे, तो उसका ये होगा अर्थात हमारा क्वांटिटी में जो परिवर्तन है वह 30 है, डिवाइड करेंगे और जो इनिशियल क्वांटिटी था वह हमारा 50 था और चेंज टू प्राइस हमारा -5 है और शुरुआती कीमत हमारा 20 है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30/50 गुना 20/-5, इसको सॉल्व करें यानी 12/5, ये माइनस रहेगा तो हमारा जो आएगा -2.4, यानी हमारा जो इलास्टिसिटी है इस इक्वेशन का -2.4 आता है। तो यहां ये जो माइनस का सिंबल है यह बताता है कि कीमत और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है, इसलिए हम लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। चाहे तो इस तरह ब्रैकेट में डाल सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा 2.4 होगा। यह ना तो रुपया में लिखाएगा ना ही क्वांटिटी में लिखाएगा, यह सीधे प्रोपोर्शनेट चेंज है। तो हम लोग उसका जो डिवाइड किए सीधे सीधे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा जाता है इस तरह से। तो 2.4 है, यानी 2.4 ग्रेटर देन 1, मान की लोच इकाई से ज्यादा है। अर्थात यह जो इक्वेशन है, ये जो परिवर्तन हुआ, यह सापेक्षता लोचदार मान का इक्वेशन है। यहां 2.4 1 से ज्यादा आता है, जो परिवर्तन बताता है कि यह सापेक्षता लोचदार मान है, ED ग्रेटर देन 1 है। अब हम लोग देखेंगे सापेक्षता बेलोचदार मान, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगा। यहां पर चेंज टू प्राइस का अनुपात चेंज टू क्वांटिटी उसके अनुपात से ज्यादा होता है, यानी कीमत में ज्यादा परिवर्तन होगा क्वांटिटी के अपेक्षा। तो हम ग्राफ के रूप में देखेंगे कि हमारा इनिशियल प्राइस P है
जिस पर 20 रुपया है हमारा चार्ज, और हमारा इनिशियल क्वांटिटी 50 है। जब कीमत में कमी होती है, यानी P1 हो गया, P से प्राइस कम होकर P1 हो जाता है, यानी 5 के बराबर, तो क्वांटिटी बढ़कर Q1 55 के बराबर हो जाता है। जब इस दोनों को मिलाएंगे तो हमें डी वक्र मिल जाएगा। यहां देखिए कि चेंज इनटू प्राइस इतना है, जब चेंज इनटू क्वांटिटी इतना है। इस त्रिभुज से पता चल जाता है जो परिवर्तन की दर है कि प्राइस में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और क्वांटिटी में जो परिवर्तन है वह कम है। यानी ये जो प्राइस में जो परिवर्तन है वह ज्यादा हो रहा है, क्वांटिटी में कम परिवर्तन हो रहा है। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, चेंज इनटू P1 माइनस P। यह हमारा इनिशियल प्राइस 20 था और नया प्राइस 5 है, तो P1 5 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15। चेंज इनटू क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी में जो परिवर्तन है Q1 माइनस Q 55 माइनस 50 इक्वल टू 5। तो जो मांग की लोच है का फॉर्मूला हमारा ये है, उस वैल्यू पुट किए, यानी परिवर्तन चेंज टू क्वांटिटी 5, जो हमारा इनिशियल था 50, चेंज टू प्राइस 15 की कमी हुई थी, इनिशियल प्राइस 20। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें माइनस 0.13 आता है, यानी ये लेस देन 1 है, यानी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। यहां भी जो माइनस का सिंबल है वह कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध को बताता है, इसलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो पता चलता है कि सापेक्षता बेरोजगार मांग में कीमत में ज्यादा परिवर्तन होने के बावजूद मात्रा में कम परिवर्तन होता है, अर्थात इकाई से कम लोचदार मांग सापेक्षता बेरोजगार कहलाता है। अब हम लोग तीसरा प्रकार देखेंगे, इकाई लोचदार मांग, जैसे ग्राफ पेनिट्रेशन। यहां हम लोग देखेंगे इकाई लोचदार मांग में ईडी इक्वल टू 1 होता है और चेंज टू प्राइस और चेंज टू क्वांटिटी का जो अनुपात होगा वह आपस में बराबर होता है, यानी ये और ये आपस में बराबर रहेगा, तब मांग की लोच 1 के बराबर होती है। तो हम लोग देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि हमारा इनिशियल कीमत P है और इनिशियल क्वांटिटी हमारा Q है। यहाँ 10 हमारा रुपया है, यहाँ क्वांटिटी हमारा 100 है। जब कीमत बढ़कर 15 हो जाता है, यानी 5 रुपए की वृद्धि होती है, तो क्वांटिटी में 100 से Q1 पर घट के वो 50 हो जाता है। यहाँ डेल P और डेल Q में जो हम लोग परिवर्तन की दर देखेंगे कि चेंज टू Q और चेंज टू P, ये वाला और ये दोनों आपस में लगभग बराबर है। तो ये आपस में बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है कि नहीं, उसको देखने के लिए हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं, मांग की लोच ज्ञात करते हैं। तो यहां फिर से हम लोग निकालेंगे डेल Q डेल P। तो नया प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, यानी 15 माइनस 10 बराबर 5। क्वांटिटी में वही होगा कि Q1 50 माइनस Q 100 इक्वल टू माइनस 50। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को, तो इस तरह से होता है माइनस 50 बटा 100, यानी चेंज टू क्वांटिटी और मेन क्वांटिटी जो हमारा मूल क्वांटिटी था शुरुआती, चेंज टू P बाई P। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा -1 आ रहा है आंसर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई लोचदार मांग के लिए 1 के बराबर होगा। यहां भी माइनस सिंबल को हम लोग
इग्नोर करते हैं क्योंकि यह प्राइस ऑफ क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन को बताता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन हो जिसको हम मांग की लोच के द्वारा ज्ञात करें और उसका वैल्यू जो है 1 आए तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यह हम इस फॉर्मूला के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे पूर्ण बेरोजगार मांग यानी इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0। यहां पर क्वांटिटी में जो चेंज होगा वह 0 के बराबर होगा। जो परिभाषा कहता है कि पूर्ण बेरोजगार मांग में कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कीमत P1 से P1 हो जाए, P से P1 हो जाए, यानी ये घटकर निगेटिव भी हो जाता है, तो जो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आए, क्वांटिटी यदि 100 है तो Q1 भी उसका 100 ही होगा। यानी क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं आए, या चाहे कितना भी घट जाए प्राइस या कितना भी बढ़ जाए, क्वांटिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में मांग की लोच 0 के बराबर होती है। उसको हम लोग मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं। परिवर्तन देखेंगे तो ये हमारा -10 आता है, लेकिन क्वांटिटी का जब परिवर्तन Q1 माइनस Q तो ये 0 होता है। जब इसको हम लोग मांग की लोच का फॉर्मूला फिट करेंगे तो हमारा ये होता है। तो 0 से कोई भी अंक, 0 में किसी भी अंक से भाग दे तो हमें 0 ही प्राप्त होगा। इसलिए इलास्टिक डिमांड इक्वल टू 0 है। यानी पूर्ण बेरोजगार मांग की स्थिति में जो मांग वक्र होगा वह बाई अक्ष के समानांतर होगा, जिसकी मांग की लोच 0 होगी, जो बताएगा कि कीमत में कितना भी परिवर्तन हो क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि मांग की लोच क्वांटिटी में परिवर्तन को ही मापता है कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप। अर्थात इस स्थिति में मांग पूर्णतः बेरोजगार है।